So yes people, a very good morning and thank you so much guys, है ना. Happy teachers day to one and all. ठीक है, because there are lots of things that I learn from your side as well. लास्ट बैच में पढ़ाता था, बड़ी शिद्दत से पढ़ाता था. इस बैच में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा हंसते खेलते पढ़ाता हूँ, है ना. बिकॉज ऑफ योर नेचर, तुम लोग इतना स्माइल करते हैं ना, मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी स्माइल करते रहता. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. हम लोगों का रिवीजन जो बाकी है ना, पेंडिंग है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं. सबसे पहले देखिए खुशी, है ना. मतलब दोस्तीन को दोस्तीन आने की खुशी देख रहे हो. दोस्तीन मतलब दोस्त होता है, लड़का रहा तो लड़की रही तो दोस्ती होती है कि दोस्तीन होती है, वॉट एवर. एनीवे कम टू द पॉइंट. सो वी आर ऑन द टॉपिक. ये चालू हुआ क्या, वो हो गया. ठीक है. चलो, आज एकदम रजनीकांत दिख रहे हैं. हाय, हाय, हाय. अरे बाबा, सुजाता. ठीक है, जान दो, कुछ बोल भी नहीं सकता मैं. हो जा रहे भाई शुरू. क्या रे. हाँ, वो लगा के पढ़ाओ बस, कार्टून पनिश करने का अपने, है ना. बहुत दिन हो गए, बोले सर सर्कस में नहीं गए, थोड़ा सा मजा दिलाओ. अच्छा भाई, तुम्हारा मजे हो रहे. हाँ चलो, झालं. थोड़ा 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 सा पढ़ते एकदम, इतू सा, है ना. नहीं, बस बस ऐसे ही बच्चे जो. हाँ. एनीवे कम टू द पॉइंट. हम लोगों के हार्डली 3 यूनिट्स आर लेफ्ट, 4, 5 एंड 6. ठीक है. सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं, बाद में यूनिट नंबर 6 ये कर लेंगे, डिस्चार्ज एंड ब्रिज, एंड देन विल मूव ऑन टू यूनिट नंबर 6. सबसे पहले आता है हमारे सामने, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस. अच्छा सी, वेरी सिंपल. अपन ने एग्जाम दिया, क्लियर कर दिए, काम खत्म कि नहीं खत्म. अरे यस और नो. ऑब्लिगेशन एंड, अब फाइनल का पढ़ाई करने का है. उसके अलावा सेकंड चीज, अपन एग्जाम में गए, अपने अपना 100% दिया, एग्जाम वालों ने, अपने को इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं किया, एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड. अरे यस और नो. लेकिन अपन एग्जाम में ही नहीं गए, तो क्या नहीं बोलेंगे, क्या नहीं से हमने परफॉर्मेंस किया या नहीं किया. नहीं किया. तो परफॉर्मेंस एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. सर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या, हमने सामने वाले को गुड दिया, सामने वाले ने हमको पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज डन. So this is called actual performance. Both party fulfill their obligation. इसी को मैं executed contract बोल सकता क्या. क्या ना, से अपना परफॉर्मेंस होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एंड. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एंड, इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड होता है कौन सा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. जैसे ही मैंने आपको गुड देने की कोशिश की, आपने सामने से रिफ्यूज कर दिया. क्या मैंने कोशिश की या नहीं की, दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. जैसे ही आप लोगों ने रिफ्यूज कर देता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, नहीं, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब मेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, चाहे तो मैं इसको एंड करूं. और अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करता हूं, तो क्या मैं आपके साथ आपसे कॉम्पेंसेशन ले सकता हूं. आंसर इज यस. समझ में आ रहा है. अब जब हम लोग टेंडर कर रहे हैं, अटेम्प्टेड टू परफॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस देयर आर सर्टन कंडीशन. सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन अन, सबसे पहली कंडीशन है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, दैट द परफॉर्मेंस शुड बी अनकंडीशनल. मैं आपके घर में आया पेंटिंग वेंटिंग कराने के लिए, है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ पहले मेरे लिए चाय बनाओ, फिर मेरे पैर दबाओ, अब 2-3 मेरे को अनुपमा की सीरियल देखने दो, उसके बाद में पेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा. एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस यू कैन नॉट पुट एडिशनल कंडीशन. समझ में आ रहा है क्या. दूसरा बात क्या बोला है, एट प्रॉपर टाइम. बेटा तुम्हारा शादी हुआ, पहला दिन रात को 2:30 बजे मैं आ रहा, टिंग टोंग, आपके घर में एसी लगाना था ना, बोले बग इधर से, है ना, डे वन, काय को खोलेंगे बोले हम लोग, है ना. तो बोलने का मतलब क्या, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस भी होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या. तुम किसी के मैयत में उधर आके, ये लो तुम्हारे पैसे, अरे एड़े, है ना, किधर परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा चलता क्या. प्लेस शुड बी प्रॉपर. शादी है, शादी में आया मैं, तुम लोगों से मैंने 100 रुपए लिए थे, ये लो बोला तुम्हारे 100 रुपए, कितना मरमर कर रहा था, अरे बोला 100 रुपए के लिए दिन में 50 कॉल कर रहा था, है ना. द प्लेस शुड बी प्रॉपर ना. और तुमने वहां पे शादी में बोलो, मैयत में बोलो, वेर एवर, है ना, तुमने पैसे लिए क्या मेरे से, नहीं लिए. गुड्स लिया क्या मेरे से, अब तुमने मंगाया मानो मेरे से XYZ चीज, शादी में आके मैं सबके हमने दे रहा, ये ले, बट प्लेस शुड बी प्रॉपर ना. अरे मतलब XYZ तुमको मानो चिंगम खाने का आदत था, मैंने चिंगम की बातें कर रहा, है ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो प्लेस शुड बी प्रॉपर. उसके बाद में क्या है, प्रॉपर विलिंगनेस भी होनी चाहिए परफॉर्म. तुमने बोला सर हमारा फोटो शूट करना है, अपन फोटोग्राफर बन गए, समझ में आ रहा है. अब
आपके पास आया मैं फोटो निकालने के लिए, इन दैट केस तुमने बोला सर कैमरा किधर है, मैंने बोला काय को चाहिए कैमरा, बोले फोटो निकालना है, मैंने बोला वो निकल जाएगा, बोले कैसा, मैंने बोला स्माइल प्लीज, आपने स्माइल किया, मैंने बोला ऐसे किया, बोले फोटो किधर, मैं बोला इधर है, तेरा ध्यान किधर है, अरे बेटा इसको पकड़ पकड़ के मारो रे, बोले क्यों, बिकॉज ये टाइम पास कर रहा, परफॉर्म करने की इसकी विलिंगनेस नहीं है, और परफॉर्म करना है तो पूरा ऑब्लिगेशन करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। मैंने दूसरे दिन कैमरा लेके आया, बोला चलो आज तुम्हारा क्या करेंगे, प्री वेडिंग फोटोशूट करेंगे, बराबर। अब सेकंड, अच्छा प्री वेडिंग बोलूं या बेबी शावर वाला बोलूं, सर प्री वेडिंग ही काफी है ना, उसको टाइम है। तो सुनो, अब तुम्हारा प्री वेडिंग फोटोशूट था, मैं तुमको लेके गया 10 किलोमीटर बाहर घर के, गांव के, उधर अचानक से मेरा घर था, मेरी वाइफ ने मेरे को आवाज दिया, बोले सतीश, बोला रुको तुम, आता मैं गया, मैं वापस नहीं आया, 1 घंटे के बाद में तुमने कॉल किया, मैं बोला आज आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, मतलब तुमको 10 किलोमीटर बाहर लाया ना, आगे 10 किलोमीटर कल ले जाऊंगा, बाद में प्री वेडिंग शूट अपन क्या करेंगे, फोटो शूट करेंगे। अरे क्या आदमी है बोली जिंदगी में, है ना, मतलब होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है, आधा अधूरा परफॉर्म कर रहा है, आधा अधूरा, क्या ये वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा, आंसर इज नो। मतलब आप अटेम्प्ट टू परफॉर्म कर रहे हो ना, आपने गुड देने की कोशिश की और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी कुछ कंडीशन है क्या, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, बराबर, उसके बाद में अनकंडीशनल होना चाहिए, होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना चाहिए, और विलिंगनेस टू परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये सब कुछ था और सामने वाले ने रिफ्यूज किया, कहना है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, आई नीड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जरूरत है क्या, आंसर इज नो, बट आई एम फ्री फ्रॉम माई ऑब्लिगेशन, अरे यस और नो। बट मानो आपको देने थे पैसे, आपने मुझे लोन दिया 10 लाख रुपए का, आपको मैं रिटर्न क्या करूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने क्या दिया जल्दी से बताओ, ए को लोन मिला किससे, बी से, लोन मिला कितने रुपए का, 10 लाख रुपए। अब ए बी को क्या देगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ए ने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देने का कोशिश किया, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया, तो कहने से अब ए को पैसा देने का जरूरत है कि नहीं है, कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, दिस इज एक्सेप्शन, योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कम टू एंड, द ओनली रिलीफ दैट यू विल गेट इज यू नीड नॉट टू पे इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज व्हाट यू मस्ट कंसीडर। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, हमने दो किस्म के परफॉर्मेंस देखे, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की कुछ कंडीशन है और इनका एक्सेप्शन क्या है, जो डेटर होता है जब उसको पेमेंट वापस करना, पेमेंट ऑफ डेट हो रहा है, इन दैट केस आपका ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम, जल्दी से बोलो। इसके बाद में आता है सर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, प्रॉमिस ओनली। अब मैंने यहाँ पे अरिजीत सिंह को अपॉइंट किया था कि भाई तेरे को क्या करने का है, हर सैटरडे संडे आके मेरे 4 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए मेरे 7 स्टार होटल में गाना गाना है। द होटल इज नॉट एग्जैक्टली 7 स्टार, द नेम इज 7 स्टार। अरे समझ में आ रहा है ना, +4, 3 स्टार +4 स्टार ना, तो बोलने का मतलब क्या है, 7 स्टार। अब सुनो, 7 स्टार होटल में पहले हफ्ते आया वो सैटरडे संडे, दूसरे हफ्ते आया सैटरडे संडे, तीसरे हफ्ते सैटरडे आया लेकिन संडे नहीं आया। जैसे ही वो संडे को नहीं आया, क्या मेरे पास ऑप्शन है, जब वो नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूँ, उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। बट अगर मैं उसको क्या करूँ, ऑप्शन क्या है, एक तो कैंसल प्लस डैमेज, या फिर कंटिन्यू प्लस डैमेज, मैं उसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। बट अगर मैंने उसको कंटिन्यू किया तो बाद में मैं उसको सब्सिक्वेंटली कैंसिल करा सकता हूँ क्या, आंसर इज नो। जब वो संडे को नहीं आया, अगले सैटरडे आया, आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बोलो भाई साहब तुम लास्ट हफ्ते क्यों नहीं आए थे, बिकॉज यू डिडंट कम, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ब्रीच, सो आई विल कैंसिल द रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई आस्क फॉर डैमेजेस। बट मेरे को लग रहा है आज गर्दी बहुत ज्यादा है ना, और सारे बेवड़े, सारे दुखी इंसान है जिंदगी में, है ना। मतलब समझ लो अरिजीत सिंह के गाने कैसे पता है क्या, खुशी भरे सॉन्ग तुमको दिखेंगे नहीं उसके, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, अरे ख्याल नहीं है जिंदगी में फिर भी ख्याल आ रहे बोले। तुम सोचो ना उसके गाने देखो, है ना, फिर मोहब्बत करने चला, कितना रोता रोता गाया उसके अंदर, है ना। तो एनीवे, अब मैंने बोला जरूरत है अरिजीत सिंह की, ऐसे केस में अगर मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ तो क्या बाद में मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ क्या, अरे तू पिछले हफ्ते नहीं आया था, आंसर इज नो। समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, हु विल परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा। अगर मानो मैंने आपको पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म करूंगा या मैं मेरे ट्रेनी, अब मेरे ट्रेनी जो है वो भी सीएस है, अरे यस और नो,
क्या उनको भी लॉ का नॉलेज रहेगा? नहीं रहेगा, 100% रहेगा। मैंने बोले अरे कॉन्ट्रैक्ट क्या बचपन में पढ़ते थे अपने आधे को, बोले हाँ सर बहुत अच्छे से, जा जाके पढ़ा। whether you guys will accept or not, answer is no. Why? Because personal skill is involved. तो promiser himself will going to perform the contract. लेकिन जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मेरे पास काम आता है ऑफिस के अंदर कि सर हमें कंपनी बना के देनी है, अब वो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म तुमको क्या लगता है आज भी बैठ के मेज भरता रहेगा? एक एक डायरेक्टर की डिटेल्स, उनके नाम, उनके पैन, उनके पैन नंबर डालो, फिर उसके बाद में उनको ओटीपी भेजो, कॉल करो अपना बेइज्जती के हिसाब से, ओ सर ओटीपी देना। तुमको लगता है अब ये सारी हरकतें में करेगा? मैं नहीं करेगा। तो कहने से यहाँ पे कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन में? नहीं। तो ये काम कौन करेगा? कहने से एजेंट ऑफ द प्रोमिसर भी कर सकता है। अगर मानो क्या थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है क्या? कैन अ थर्ड पर्सन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस। मैंने बैंक से लोन लिया, मेरा पेमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैं बड़ा नाराज किस्म का रह रहा था, मतलब आई वाज अपसेट। मेरी वाइफ देखी, बोली इसका मूड अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते क्या प्रॉब्लम हुआ? मेरे दोस्त को पूछा, बोले बैंक का लोन है इसके ऊपर। उसने जाके सीधा पैसा दे दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कहने से आई एम फ्री फ्रॉम माई लाइबिलिटी। अगर बैंक वालों ने मानो मुझे लोन दिया था कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का, और जो मेरी वाइफ है उसने बैंक को कितना रुपए दे दिया? 6 लाख रुपीज दे दिया। कह रहे से आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख। अब मुझे कितना देना पड़ेगा बैंक को? सिर्फ मात्र 4 लाख। बैंक ये बोल सकती क्या? नहीं नहीं, उसने 6 लाख तो तेरे कंसेंट के बिना दिए, तुझे तो पता भी नहीं था। नो, आई एम रिलीज फ्रॉम द अमाउंट जितना उसने पे कर दिया है। समझ में आ रहा है? तीसरा, अगर मानो डेथ हुआ, अगर प्रोमिसर का डेथ हुआ, हु इज गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? बोले लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोवाइडेड समझो, अगर एक व्यक्ति है मिस्टर ए का हुआ डेथ, इसने लिया था बैंक से लोन, लिया था 10 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है? अब अगर ए का डेथ हुआ तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है छोटू का लाइबिलिटी बनता है कि नहीं बैंक को पेमेंट करने का? लेकिन पापा ने सिर्फ 6 लाख भी रुपए छोड़ के गए, मतलब 4 लाख रुपए तो खत्म कर दें। इन दैट केस हाउ मच लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लाइबल? 6 लाख ओनली अप टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड टू हिम। जितना उसको मिला उतना वो लाइबल है, उससे ज्यादा वो लाइबल नहीं है। एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम? कौन कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ और एजेंट। तीसरा, एनी थर्ड पर्सन। चौथी बात आती है जॉइंट प्रोमिसर। क्या ये पॉसिबल है कि एक की जगह पे मल्टीपल जॉइंट प्रोमिसर हो सकते हैं? बोले यस और नो। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 रुपीज दिया किसको? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अनिल अंबानी को। समझ में आ रहा है? तो अब इन लोगों को इनका पैसा वापस देना है ना। मैंने हमेशा बोला है देने वाला प्रोमिसर, लेने वाला प्रोमिसी। अब इनको पैसा देना है तो हु इज जॉइंट प्रोमिसर ओवर हियर? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एंड अनिल अंबानी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जाके पैसा सीधा, मैंने दिया तो तीनों को, मैं जाके सीधा मुकेश अंबानी से 30,000 ले सकता है क्या? ऑफ कोर्स यू कैन। समझ में आ रहा है? वो ऐसा बोलेगा नहीं 10,000 में से लो, 20,000 के लिए उनके पीछे लगो। बेटा पागल आदमी है क्या मैं? नहीं ना। तो जब तक एग्रीमेंट में कुछ अलग से बताया नहीं गया, आई कैन रिकवर द एंटायर मनी फ्रॉम मुकेश अंबानी एज वेल। अच्छा, मुकेश अंबानी से मैंने पैसा लिया, नाउ व्हाट मुकेश अंबानी विल डू? ही रिकवर फ्रॉम नीता अंबानी एंड अनिल अंबानी। यहां तक समझ में आया? अगर मानो इन केस नीता अंबानी मेरी फ्रेंड निकली और मैंने उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया उसकी लाइबिलिटी से। मैंने बोला रिलीज ऑफ वन पार्टनर। बेटा उसके बाद में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या कर रहे हैं? गुजरात में डांस कर रहे हैं, ढोली डा ढोल। मतलब रिलीज ऑफ वन पार्टनर मींस रिलीज ऑफ बोथ पार्टनर। यस और नो? नो। एक को रिलीज फ्री किया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को फ्री कर दिया। नाउ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी विल लायबल टू पे मी हाउ मच? 30,000। सर नीता अंबानी की तो बल्ले बल्ले हो गई। बेटा उसको बल्ले बल्ले मेरे तरफ से, मतलब मैंने उसको रिलीज किया, स्टिल शी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मुझे पैसा किसने दिया? मुकेश अंबानी। सॉरी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। नाउ नीता अंबानी इज लायबल टू पे 5,000 टू मुकेश अंबानी एंड 5,000 टू अनिल अंबानी। इधर मुकेश है, इधर अनिल है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर गलती से अगर मानो इंसॉल्वेंट हो गया कौन? अनिल अंबानी, उससे 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ, who is liable? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी liable to pay on 15,000। सर अनिल अंबानी से ना 6,000 रिकवर हुआ, कितनी डिफिशियंसी है? कितनी डिफिशियंसी? सॉरी 4,000 रिकवर हुआ किससे? मुकेश अंबानी से। इंसॉल्वेंट हुआ, कितना वसूल हुआ? 4,000। 30,000 में से 4,000 किसके पास से आया? अनिल अंबानी। कितना बाकी है? 26,000 किससे आएगा?
मुकेश अंबानी प्लस नीता अंबानी, ये दोनों भी लायबल कितना कितना 13,000 और अनिल अंबानी 4,000। समझ में आया? तो जॉइंट प्रोमिसर के केस में सारे प्रोमिसर परफॉर्म करेंगे, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो डिवोल्यूशन ऑफ क्या हो सकता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज। 3 पार्टनर प्रोमिसर थे, कौन? राजू, फरहान एंड रैंचो। इसमें फरहान का डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फरहान टुगेदर विथ राजू एंड रैंचो। रैंचो का भी डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फरहान प्लस रैंचो टुगेदर विथ राजू विल परफॉर्म, एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल द promiser who will perform, legal representative of all will perform। समझ में आया? anyone any single problem till now, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा किस टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया था, अगर ऐसा लिखा था प्रॉमिस ही बताएगा, मैंने बताया था ना, जॉइंट अकाउंट बागेश्वर धाम सरकार, वहां पर एक बंदा आया था, बोले पूरी दुनिया को नहीं मालूम तेरी और एक वाइफ है। बोले सही है सही है। बोले तेरे दोनों वाइफ के दोनों रिजल्ट है, मतलब दोनों वाइफ से तेरे को बच्चे हैं। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले उनको भी नहीं मालूम अपनी दूसरी माता भी है, मतलब हमारी मम्मी और हमारी मम्मी जैसे हमारे पापा के और एक अकाउंट है ना खुला हुआ, तो बोले उनके बारे में उनको भी नहीं पता है। बोले सही है ना? बड़ी बात तो ये है पूरी दुनिया को भी नहीं पता है तेरे 2 अकाउंट है। बोले हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? तीसरा, लेकिन तेरी वाइफ को पता है कि मेरी सौतन है, मार्केट में मेरी सौतन एग्जिस्ट करती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक अकाउंट है 2 अकाउंट है ना? अलाउ है क्या ऐसा आइडियली? अरे वो हिंदू था, अलाउ है क्या? नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मानो वो गया किराना लेने किसी शॉप के अंदर, अब वो बोलता, किराने वाले ने बोला सर आपके घर पे डिलीवर कर दूं। अब ये घर पे बोलने के बाद में किधर आ जाएगा? मेन घर पे। रुक रहे, मैं तेरे को बताऊंगा टाइम प्लेस किधर देने का है, उधर जाके परफॉर्म करने का है। मतलब जब प्रॉमिस ही अप्लाई करेगा, वो बताएगा यहाँ पे इस प्लेस पे इस समय पे डिलीवर करो। कैन आई से इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू डिलीवर एट दैट प्लेस। अरे यस और नो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, वहां पे भी लिखा ना, इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू अप्लाई, सेलर विल सप्लाई, लेकिन इफ बायर विल नॉट अप्लाई सेलर विल नॉट सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि प्रॉमिसी विल अप्लाई, प्रॉमिसी विल अप्लाई मतलब प्रॉमिसी बताएगा टाइम डेट प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉमिसर विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम डेट प्लेस। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आया कि प्रॉमिसी विल नॉट अप्लाई, प्रॉमिसी नहीं बताने वाला है टाइम डेट प्लेस के बारे में। इन दैट केस क्या होगा? मानो आपको टाइम पता है तो उस टाइम पे जाके परफॉर्म करो। सर टाइम नहीं पता है लेकिन ये पता है किस दिन परफॉर्म करना है। शादी वाले का घर का तुमको इनविटेशन आया और तुम्हारा कैटर्स का काम है, तो तुमको डे पता है लेकिन टाइम पता है क्या? नहीं। तो रीजनेबल टाइम में जाओ ना। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, और सर अगर कुछ भी नहीं पता है तो, कुछ भी नहीं पता है तो, इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू शुड आस्क टू प्रॉमिसी कि भाई किधर आके परफॉर्म करना है, कब आके परफॉर्म करना है, यू शुड लेट मी नो। समझ में आ रहा है? दूसरा आता है कि सर प्लेस, अगर प्लेस की हम लोग बात करें, प्लेस पता है तो बहुत बढ़िया, प्लेस नहीं पता है तो यू शुड आस्क टू प्रॉमिसी किधर आके परफॉर्म करूं, और प्रॉमिसी बताएगा। अगर प्रॉमिसी ने नहीं बताया तो आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ वेदर प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस। जैसे 2 एग्जांपल देता हूँ, मानो मैंने आपको बोला मेरे घर पे आना है और घर के हिसाब से फर्नीचर बनाना है, तो क्या ना ऐसे प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉर द परफॉर्मेंस। तो अगर तुमको मेरा घर ही नहीं पता है तो क्या तुम परफॉर्म कर पाओगे क्या? लेकिन मैंने बोला था भाई ये जो चेयर्स है ना, ऐसे चेयर बनाने हैं, मैंने आपको सैंपल दिखाया। अब मुझे एक बात बताओ, चेयर आप आपके गैरेज में भी बना सकते हो, मेरे घर पर ही आना इंपॉर्टेंट है? अपने गैरेज में भी बना सकते हो। तो प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, परफॉर्म एट योर ओन प्लेस। समझ में आ रहा है क्या? खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अभी ये जो है ये लॉ का लैंग्वेज है, इसको मैं सिंपल तरीके से रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर तुमको टाइम स्पेसिफाई किया है तो क्या ना इसे उस समय पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अरे सुन नो, अगर सर टाइम स्पेसिफाई नहीं है लेकिन डे स्पेसिफाई है किस दिन परफॉर्म करना है, तो बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करो। टाइम सर स्पेसिफाई नहीं है देन यू शुड आस्क टू प्रॉमिसी बता कब परफॉर्म करूं। अगर उसने मेंशन कर दिया तो उस टाइम पे परफॉर्म करो, अगर उसने मेंशन नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करो। एंड रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हर केस में अलग अलग होता है। समझ में आया? यस और नो? सेकंड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे। अरे थैंक यू सो मच, है ना? आ जाओ। प्लेस, अगर प्लेस बताया है तो वहां पर जाके परफॉर्म करो, अगर प्लेस नहीं बताया है तो प्रॉमिसर मस्ट आस्क टू प्रॉमिसी, प्रॉमिसी ने बताया तो वहां पर जाके परफॉर्म करो, अगर प्रॉमिसी ने नहीं बताया
तो ask the question, promise a duty to perform, fix the place, it is important. अगर सपोज परफॉर्मेंस के लिए प्लेस इंपॉर्टेंट है तो need not to perform ना भाई. if the place is not need not to perform, अगर प्लेस इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए और आपको प्लेस पता ही नहीं है, यू नीड नॉट टू परफॉर्म. और अगर प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो परफॉर्म एट योर ओन प्लेस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कैन आई से वी आर डन विद द टाइम एंड द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. अरे यस और नो. अब क्वेश्चन ये आता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. स्टिपुलेटेड टाइम, कभी कभी क्या होता है ना, टाइम इज द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, सपोजिंगली शादी है, शादी में वरमाला मंगाए थे, है ना. अब वरमाला समय पे नहीं आने की वजह से दुल्हन गुस्से में आके उठ के चले गई. कहना से वरमाला समय पे मिलना इज अ इसेंस और नॉट. अगर उस समय पे परफॉर्म नहीं होने की वजह से क्या मेरे जिंदगी में उध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? क्या ना है, कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट. अगर वरमाला समय पे नहीं आई तो आंसर इज यस. बेटा तूने परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तूने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, आई कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट. बट कैन आई एक्सेप्ट दी कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पास राइट है कि मैं चाहूँ तो कैंसिल करूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? मैं एकदम खुश हो गया, बोला थैंक यू सो मच भैया, मैंने वरमाला खुद के गले में डाली, है ना. अब मैं खुश क्यों हुआ? बोला अच्छा बे भाई, जिंदगी भर फंसने वाला था, चली गई उठ के. समझ में आ रहा है? इन दैट केस टेल मी, कैन आई कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट? आई हैव ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या मैं कंटिन्यू कर सकता है क्या? आई कैन कंटिन्यू. अच्छा मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता था, कैन आई क्लेम द डैमेजेस? बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो कैन आई क्लेम द डैमेजेस? नो. बट अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं उसको बोलता हूँ, भले ही भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट तूने अपना कॉन्ट्रैक्ट समय पे परफॉर्म नहीं किया, एक गलत बात है, ये धंधे के वसूल नहीं है. आई विल शू यू फॉर द डैमेजेस, कैन आई रिकवर द डैमेज? आंसर इज यस. तीन बातें समझो. टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तुमने कॉन्ट्रैक्ट को टाइम में परफॉर्म नहीं किया, कैन आई कैंसल? यस. कैन आई क्लेम डैमेजेस? यस. अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं, कैन आई क्लेम द डैमेजेस? नो. बट इफ आई गिव नोटिस टू यू, भले ही एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट आई विल क्लेम द डैमेजेस, आई कैन क्लेम द डैमेजेस. समझ में आ रहा है क्या? दूसरा बात आता है, टाइम इज नॉट इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल 29 तारीख को मेरा बर्थडे है, अक्टूबर को. मेरी वाइफ ने बोला 10 अक्टूबर को क्या दीजिए, हमें फोन चाहिए, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए. समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब 25 अक्टूबर को उसको फोन चाहिए, बर्थडे कब है? 29 अक्टूबर को. अगर आई विनस वालों ने, जो सेंटर होता है ना आईफोन का, उन्होंने डिलीवरी ऑफ गुड्स किया ऑन 27 ऑफ अक्टूबर, अभी भी मेरे बर्थडे के पहले है कि नहीं है? तो क्या यहाँ पर टाइम इज दैट इसेंस कि 25 को ही परफॉर्म होना चाहिए? नहीं. इन दैट कैंसल, अगर उसको 27 को गुड्स मिला है, कैन शी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट? टाइम इज नॉट इसेंस, शी कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली शी कैन क्लेम डैमेजेस. लेकिन मेरा बर्थडे 29 अक्टूबर को और वो मेरे को फोन आ रहा है कब? 28 नवंबर को, एक महीने बाद में. टाइम इज नॉट दैट इसेंस, क्योंकि फोन क्या आज मिलना, क्या एक महीने के बाद में मिलना, क्या परफॉर्म तो सेम ही काम करता है ना. ऐसा हुआ कि एक महीने में, मतलब मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को जीना ही छोड़ दिया था मैंने, एक महीने के बाद में मिला. टाइम इज नॉट दैट इसेंस. लेकिन आपको नहीं लगता अनरीजनेबल डिले है? कहा 29 अक्टूबर और कहा पे 28 नवंबर. इन दैट केस कैन आई कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस. अगर टाइम इज नॉट इसेंस तो भी अनरीजनेबल डिले हो रहा है, यू गॉट अ राइट टू कैंसल द contract, and you also have right to accept the contract. If you accept, you cannot claim the damages, but if you give notice, I am accepting but I will claim the damage, you can claim the damages. Anyone, any single problem till now? अगर आप देखो ना, अपन 100% रिवीजन दे रहे हैं. इट इज जस्ट नॉट लाइक कि हम लोग ऊपर ऊपर से उड़ा रहे हैं चीजों को, है ना. जैसा रेगुलर होता है उसी एंगल से हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हें, व्हेन टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तीन बातें में खत्म कर देते हैं. सबसे पहला बात, जब पार्टी एग्री करती है, अगर मानो श्रुति ने 29 को मेरा बर्थडे था और बोला था 25 को मेरे को चाहिए, टाइम इज नॉट एसेंस. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो ये बात बोल देती थी कि 25 को ही होना, अगर 25 को नहीं मिला तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, क्या टाइम इज एसेंस? आंसर इज यस. इफ बोथ पार्टी एग्री द टाइम इज एसेंस, देन इट टाइम इज एसेंस. दूसरा, इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. बेटा मैंने क्या मंगाया? वेजिटेबल मंगाया, वेजिटेबल आज आ जाना चाहिए, तुम 3 दिन के बाद में ला के दे रहे हो, टाइम इज एसेंस और नॉट? टाइम इज एसेंस. समझ में आ रहा है क्या?
वरमाला मंगाया था, शादी के दिन नहीं आया, टाइम इज इसेंस। शेयर को बोले थे मैंने मेरे ब्रोकर को शेयर मेरे बिहाफ में परचेज करना, उसने आज परचेज नहीं किया, टाइम इज इसेंस, बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है कि नहीं। मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करना है, इट टेक 3 मंथ का टाइम, तो टाइम इज नॉट दैट इसेंस। समझ में आ रहा है क्या? इट इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वाला क्या बोला है, जस्ट बिकॉज टाइम इज मेंशन इट इज नॉट नेसेसरी टाइम इज इसेंस। एग्जांपल 25 अक्टूबर उसने बोला था, 29 को मेरा बर्थडे था, अब उसने ये नहीं बोला मेरे को 25 को मिलना, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगी, टाइम तो मेंशन किया था हम 25 को चाहिए, जस्ट बिकॉज टाइम इज मेंशन इट इज नॉट इसेंस। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? वी हैव टू सी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, है ना। उसके बाद में फोकस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब, अरे प्रॉमिस के बदले, प्रॉमिस इज व्हाट कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सॉर्टेड। सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ना 3 टाइप होते हैं, एक होता है म्यूचुअल कॉन्करेंट। म्यूचुअल कॉन्करेंट मतलब एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, अरे हाथों साथ मतलब साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं ना। दुकान में गए, भैया किटकैट देना, बोले पैसे देना, इफ यू आर नॉट रेडी टू पे मनी विल नॉट रेडी टू सप्लाई किटकैट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलने का मतलब साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। एक होता है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट और एक होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। सपोजिंगली मैंने यहाँ पे श्रुति मैम को बोला था कि आपको मुझे 1 अक्टूबर को कितने रुपए देने, 20 लाख रुपीज देने, ऑन दैट बेसिस मैं आपको 10 अक्टूबर को ओरिजिनल गोल्ड ला के दूंगा, ओरिजिनल गोल्ड ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 20 लाख। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो एक बंदा जो है उसने रिसेंटली अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पता होता है कि तुमको व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? तो पुनर्जन्म जो होता है ना, तो पिछले जन्म में तुम क्या थे, है ना। तो एक बंदा है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया एंड देन ही कम टू नो हु ही वाज। अश्विनी सेना सुना है? अश्विनी सेना कृष्ण भगवान की, सो अश्विनी सेना बोलते थे ना। अरे वो अर्जुन के मतलब 5 पांडवों की तरफ से लड़े, लेकिन अपनी पूरी जो ये थी सेना वो कौरवों के पास दे दी थी ना। तो उसको पूछा, तो पता है उसने क्या बोला, आई वॉज वन ऑफ द सेनापति ऑफ अश्विनी सेना। अच्छा, उसको बहुत सारी चीजें पूछी कि अ, तेरा इन लोगों से कितना काम किया, तो बोले महारथी जितने भी थे, है ना, ये अर्जुन हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, है ना, उसके बाद में ये द्रोणाचार्य जो हो गए अपने गुरु द्रोण जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर भीष्म पितामह, इनका हाइट कितना होगा रे? कैन यू जस्ट इमेजिन भीष्म पितामह का हाइट कितना बताया होगा उसने? 7-8 फीट, है ना? गलत, 21 फीट, इक्वेलेंट टू 2 मंजिली बिल्डिंग होती है ना, सेकंड फ्लोर, उतना हाइट है ना। वो बता रहा है सारी बातें। अच्छा, छाती कितनी चौड़ी, 4 इंच की। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ, यू कांट इवन इमेजिन, उससे भी ज्यादा जितना आप कर रहे हो उसके और 4 टाइम्स आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, जस्ट इमेजिन। अच्छा, उसने एक बात बहुत भारी का बताया, क्या बताया? क्या जो अपन लोग अस्त्र शस्त्र यूज कर रहे हैं ना, भाले वगैरह, इट इज सम व्हाट सिमिलर, इट इज नॉट एग्जैक्ट। जो समय में थे ना अस्त्र शस्त्र और आज के ये जो अस्त्र शस्त्र है, ये सिमिलर है बोले, ये आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला कि बोले जो अर्जुन वगैरह थे, इनके जो बॉडी है ना, इसके ऊपर गोल्ड वगैरह लगा होता था, लेकिन वो गोल्ड और आज की गोल्ड में बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इट इज नॉट एट ऑल सिमिलर, वो धातु कुछ अलग ही था। और कृष्ण भगवान का उन्होंने वर्णन कैसे किया है कि जैसे शिव भगवान का जो कंठ था वो नीला है, नीलकंठ बोलते हैं ना, तो वैसे कृष्ण भगवान का कलर था। एंड द सेकंड थिंग, इट हैज अ शाइन, मतलब उनका जो बॉडी था उसमें से तेज निकलता था। एंड एनीवन अंडर दैट वाइब्रेशन जो होते हैं ना उनके, तो अगर कोई उसमें जाता है तो पूरी दुनिया को भूल जाएगा, उसको सिर्फ ऐसा लगेगा मैं इस व्यक्ति के साथ में रहूं, बाकी इनकी सेवा ही दुनिया की सेवा है। समझ में आ रहा है? तो उसने बोला जब कृष्ण भगवान ने हमको बोला था कि कौरव के साइड से लड़ना है, तो बोले मैं नहीं नहीं कर रहा था, बट हमारे समय में ऐसा था कि अगर एक बार बोल दिया हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो बोले मुझे गुस्सा भी आई थी, मतलब बहुत गुस्सा भी हुआ था बोले मैं कृष्ण भगवान के ऊपर। और उसका क्या हो रहा था, बचपन से उसका छाती का वर्ड एक साइड जो होता है ना वो दुखते रहता था, है ना। तो उसको पूछा कि भाई उसके पीछे कुछ रीजन, तो उसको ये समझ में आया कि बोले मैंने क्या किया, एक पहिए जैसा, मतलब शायद वो चक्का होता है ना वैसे ही, पहिए जैसा मैंने कुछ उठाया था और मैं जाके मार रहा था अर्जुन के रथ पे, सो दैट अर्जुन जमीन पे गिरे। लेकिन उसके पहले अर्जुन ने मेरे छाती में बाण चला दिया, जहां पर बाण चलाया है वहीं पे उसकी छाती में बचपन से मतलब उसको तकलीफ होता है, जस्ट इमेजिन। अच्छा, ये उसका लाइफ है ना। इसके पहले बोले वो
कैलाश पर्वत होता है ना, वैसे हिमालय में 300 साल तक उसका एज था, वो मेडिटेशन करते रहा था बंदा। उसके बाद में उसका सेकंड जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, कृष्ण भगवान के इस वाले, और उसके बाद में अभी उसका थर्ड लाइफ। तो उसमें बोलता है मैं अभी शिव भगवान की पूजा बहुत करता हूँ, कृष्ण भगवान की थोड़ी कम करता हूँ। माइट बी इट इज वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने मुझे उनसे अलग किया था इस जन्म में, महाभारत के समय में। दैट्स वन ऑफ द रीजन। अब मान के चलो मैंने मेरे वाइफ को प्रॉमिस किया तू मेरे को 20 लाख रुपए देना, मैं तेरे को ये वाला गोल्ड नहीं वो वाला गोल्ड ला के देंगे, जो कब एग्जिस्ट करता था। आई एम ऑन ट्रैक है ना, मैं ट्रैक के बाहर नहीं है ना। हाँ, तो मैंने बोला मैं तेरे को ओरिजिनल वाला गोल्ड लाके देंगा। अब यहाँ पर मेरे भाई का परफॉर्मेंस क्या है, म्यूचुअल, दोनों एग्री किया ना, एग्री कि भाई कौन किसको क्या देगा, बट उसका परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है। पहले शी इज सपोज टू परफॉर्म ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि मैं लाके दूंगा या नहीं लाके दूंगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है। अब सामने वाला तुम्हारे शॉप में बैठ के खाना खा रहा है, मतलब होटल में बैठ के, मैंने आपको बताया था ना भाई, एसपी कॉलेज के पीछे एक होटल है, तो वहां पे बैठ के खाना खाया था। समझ में आ रहा है। अब उसको क्या मालूम, आइडियली क्या है भाई, अभी अपन इसको खाना देंगे, बाद में अपने को पैसा देंगे। मैंने बिना पैसा देख के मैं आ गया था कि नहीं आया था। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, हिज परफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट कि सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा। मेरा परफॉर्मेंस, अगर सामने मैं वहां पे गया, मैं बैठे रहा, उसने खाना ही नहीं दिया, माय परफॉर्मेंस इज म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट कि अगर तूने दिया तो मैं तेरे को देंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक का परफॉर्मेंस क्या है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, मतलब अगर इसने 1 तारीख को मेरे को कैश दिया तो ही मैं 10 तारीख को इसको गोल्ड देंगे, नहीं तो मैं इसको गोल्ड नहीं देगा। समझ में आया नहीं आया, ये सुनो। तो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कितने 6-7 रूल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इजी है। पहला, व्हेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, यहाँ पे 2 वर्ड याद रखना। अगर बायर का विलिंगनेस नहीं है पे करने का, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सप्लाई। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। तुमने बोला भैया किटकैट देना, बोले पैसा देना, बोले वो नहीं है, बोले बग मेरे पास भी किटकैट नहीं है, दोनों ने भी साइमल्टेनियसली। तो 2 वर्ड याद रखना, एक का विलिंगनेस होना, दूसरा बाउंड होता है। अगर एक का विलिंगनेस नहीं है तो दूसरा बाउंड नहीं है। दूसरा, ऑर्डर इज फिक्स, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर फिक्स होता है। बोला भैया पहले तुम परफॉर्म, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा खाना खाने के लिए, वो क्या बोलेंगे, पहले पैसे देना बाद में खाना खाना। ऑर्डर इज फिक्स। अगर कभी कभी ऑर्डर फिक्स नहीं होगा तो नेचर से समझ में आता है, पहले मूवी देखने जाते हो तो पहले पैसा देते हो या मूवी देखते हो, पहले पैसा देते हैं फिर मूवी देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या। होटल में जाते हो पहले खाना खाते हो या पहले पैसा देते हो, पहले खाना खाते फिर क्या देते हो, पैसा। अगर तुम मानो कहीं पे सर्कस वगैरह देखने गए, पहले पैसा दोगे या पहले सर्कस देखोगे, पहले पैसा देंगे फिर सर्कस देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो कभी कभी बोलना नहीं पड़ता, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमें समझ में आ जाता है ना। इफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अदर पार्टी फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, अरे सुनना, यहाँ पे मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था मिस्टर बी को कि बोले मेरे खेत में जो भी अनाज आएगा वो मैं किसको दूंगा, आपको दूंगा। आइडियली अब बी के जमीन खेत में से पानी कहाँ पे जाता था, ए के खेत में जाता था, है ना, ऐसे 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 ऐसे। उसने क्या किया, स्ट्रीम लाइन को चेंज कर दिया, मतलब कहने से उसने फ्लो को डाइवर्ट कर दिया। क्या इसके यहाँ पे पानी आया क्या, क्या इधर खत आया क्या, मतलब अनाज आया क्या, नहीं। तो इन दैट कहने से वन पार्टी प्रिवेंटिंग अदर पार्टी फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, अदर पार्टी फ्री फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, एंड वो सेकंड पार्टी को क्या बोल सकती है, नाउ यू आर सपोज टू कॉम्पेंसेट मी बिकॉज ऑफ द लॉस इनकर बिकॉज ऑफ यू। समझ में आ रहा है क्या। तेरे वजह से जितना लॉस हुआ उतना तू मेरे को भर के देगा कि नहीं देगा, देना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था तुम्हारा सर, द नेचर ऑफ प्रॉमिस इज दैट वन कैन नॉट बी परफॉर्म अनलेस अदर विल परफॉर्म। मैं आपके घर पे बोला था पेंटिंग करने के लिए आता, आपने बोला पेंट का डब्बा मैं लाएगा, अगर आपने पेंट का डब्बा ही नहीं लाया तो क्या मैं पेंटिंग करेगा, नहीं। मैं बोला मैं आपके घर पे एसी इंस्टॉल करने के लिए आता, तुमने बोला एसी में लाएगा, अब मैं आया तुमने एसी नहीं लाया तो क्या मैं एसी इंस्टॉल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। बोलने का मतलब क्या है, वन पार्टी कैन नॉट परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी विल परफॉर्म। इन दैट केस कहने से आई एम फ्री फ्रॉम माय लायबिलिटी। अरे son, if you do not perform I am free from my liability and I can claim for compensation damages। समझ में आ रहा है, मैं आपसे compensation ले सकता, damages ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि तुमने मेरा टाइम खोटी किया, and I am free from my obligation। अब मैं परफॉर्म करूंगा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस लीगल आल्सो इलीगल पार्टी। याद है ना कि भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और इन रिटर्न आपको 2 काम करना है, मेडिसिन सप्लाई करना है प्लस ड्रग सप्लाई करना है। अब 1 लाख रुपए में आपको एक काम के लिए दे रहा है, 2 काम के लिए दे रहा है, 2 काम के लिए,
क्या आपको ये पता है इस 1 लाख में कितना मेडिसिन का है, कितना ड्रग्स का है? नो। क्या वो सेपरेट हो सकता है कंसिडरेशन? नो। द होल एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेडिसिन सप्लाई का 30,000 मिलेगा, ड्रग सप्लाई का 70,000 मिलेगा। क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? भाई वैलिड काम का मेरे को 30 मिलता है, इनवैलिड का, इलीगल का कितना मिलता है? 70। तो वैलिड वाला काम तो वैलिड ही रहेगा ना। उसके अगर मैंने आपको 30,000 नहीं दिया, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मी। बट अगर मैं आपको 70,000 नहीं दे रहा हूँ, कैन यू गाइस टेक एक्शन अगेंस्ट मी? आंसर इज नो। तो यहाँ पे बोलते हैं कंसिडरेशन वेयर द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज वैलिड एंड द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज इलीगल, इनवैलिड। अगर आप उसको सेपरेट करते हो तो वैलिड वाला पार्ट सही रहेगा, इनवैलिड वाला वॉइड हो जाएगा। इफ यू आर अनेबल टू सेपरेट इट, एंटायर एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर है ना पार्ट नहीं, यहाँ पे अल्टरनेट होता है, मतलब कंसिडरेशन इज अल्टरनेट। एक लीगल है, एक इलीगल है। मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए, दो ऑप्शन है। एक तो आप मेरे को अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नैनो दो, कार नैनो 1 लाख की है, अपने अपग्रेडेड वर्जन 2 लाख का है ना। एक तो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नैनो दो। अगर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नैनो नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का क्या दे देना, चरस गांजा दे देना। समझ में आ रहा है क्या? इन दैट केस अगर आपने कार दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चरस गांजा दिया तो नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? मैं चरस गांजे की जगह पे मेरे को पाउडर दिया डुप्लीकेट, बोला अरे नहीं 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 देखो गलत किया, इसके लिए मैं कोर्ट में जा नहीं सकता। एनी वन एनी सिंगल प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताओ, मोटा मोटी परफॉर्मेंस कितने तरीके के थे? एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ कंडीशन थे कि नहीं थे? अगर पार्टी बीच में से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना मना रिफ्यूज कर देती है, दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। मोटा मोटी अपन देख रहे हैं ना कौन कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर इन केस ऑफ पर्सनल स्किल नॉट इन्वॉल्व, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका एजेंट या फिर थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, या फिर ज्वाइंट प्रॉमिसर के केसेस हम लोगों ने देखे थे। अच्छा, हु में डिमांड परफॉर्मेंस? एवरीवन, मतलब प्रॉमिसर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। बट कौन नहीं कर सकता है? थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइम इसेंस होगा, टाइम इसेंस होगा, टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, claim the damages, else you can continue and claim the damages. Time is not essence, you cannot cancel the contract, you can only claim the damages. समझ में आ रहा है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? when पर टाइम इज essence, बोले पार्टी अगर एग्री करती होगी या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमें समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें समझ में आ जाएगा whether टाइम इज essence और नॉट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के हमने 6 रूल देख लिए। कौन सा? सबसे पहले साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। कभी कभी ऑर्डर फिक्स होगा तो वैसे परफॉर्म करो, ऑर्डर फिक्स नहीं है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से समझ के लो। उसके बाद में वन पार्टी प्रिवेंटेड बाय अनदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मेंस, तो जो जिस पार्टी को तुमने प्रिवेंट किया दे फ्री फ्रॉम देयर लायबिलिटी एंड दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द पार्टी हु प्रिवेंटेड, बराबर, फॉर कॉम्पेंसेशन। वन पार्टी कैन नॉट परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी परफॉर्म, तो अगर अदर पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो पहली पार्टी फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी एंड ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द अनदर पार्टी। एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस जहां पे पार्ट लीगल है पार्ट इलीगल है। कैन आई से वी आर डन विद दिस? आर यस और नो? अब आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मान के चलो मैंने सामने वाले से 2010 में 10,000 रुपए का लोन दिया, फिर 2019 में सेम डे, 2021 में समझो 2021 में ऑन अ सेम डे मैंने कितना लोन लिया? 15,000 और 20,000। और अभी 2022 में मैंने कितना लोन लिया? 2022 में 25,000 रुपए। समझ में आ रहा है? तो टोटल लोन कितना हुआ? 70,000 का। अब क्वेश्चन आता है कि मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ कितना? 15,000 रुपीज, है ना। तो बोले 15,000 रुपीज में सामने वाले को जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या 70,000 का पूरा लाइबिलिटी खत्म हुआ क्या? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं कि अब ये फंड एडजस्ट कहाँ पे करूँ? तो पहला ऑप्शन किधर एडजस्ट होना चाहिए? 15,000 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? कुछ भी नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है प्रॉमिसर क्या, मतलब देने वाला क्या बोलता है, बायर का इच्छा। बायर ने जो बोला है उधर एडजस्ट करो। बायर ने बोला 25th के अगेंस्ट में एडजस्ट करो तो 25th के अगेंस्ट में एडजस्ट करो। अच्छा, बायर कुछ बोल नहीं रहा है तो 15,000 से समझ में आता है ना, सेकंड के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है? अगर मानो बायर ने जो पैसा दिया रहता वो कितना दिया रहता? 14,999, 14,999। अब ये किधर एडजस्ट करोगे? तो बोले अगर बायर को पूछो, बायर ने नहीं बताया। अमाउंट को देखो, अमाउंट से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उतना अमाउंट का कोई लोन ही नहीं है ना। तो बोले सेलर आप डिसीजन लो, आपको किधर एडजस्ट करना है। और सेलर तो टाइम बार डेप्थ के अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकता है। 2010 का लोन था ना,
लेकिन 2010 में मैंने रिपेमेंट किया क्या? नहीं, तो वो तो टाइम बार हो गया। लॉ बोलता है हम तो मानते ही नहीं ऐसा कुछ था। क्रेडिटर यू कैन इवन एडजस्ट अगेंस्ट द टाइम बार डेट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, क्रेडिटर भी एडा बाउला है, बोले मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है किधर एडजस्ट करो, तो फिर फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, कॉस्टिंग बोला तो इस अंदर से आती जान तुम्हारी है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 14,000 यहाँ पे 10,000 एडजस्ट कर लेंगे। अरे सर नो, अब कितना बचा? 4,999। तो बोले लेकिन जो नेक्स्ट लोन है उसको भी अकॉर्डिंग टू टाइम एडजस्ट करो, बट दोनों लोन सेम डे लिए ना, तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट क्या करना है, उसको एडजस्टमेंट करना है। कहना से वी आर डन विद द अप्रोप्रिएशन। पहले तो डेटर मेंशन करेगा, डेटर ने मेंशन नहीं किया तो हमें इम्प्लीकेशन नेचर ऑफ अमाउंट से समझ में आना चाहिए। अच्छा, ना डेटर बता रहा है ना इम्प्लाइड आ रहा है, तो ऐसे केस में क्रेडिटर अपनी इच्छा को क्या कर सकता है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है, तो वो टाइम बार डेट भी एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, डेटर ने नहीं बताया, ना ही समझ के आ रहा है, ना क्रेडिटर अपनी इच्छा को यूज कर रहा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और सेम डे अगर लोन हो गया तो in a proportionate manner. Can I say we are done with this? Here we are done with the unit number 4. अब आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, मैं इसी पेज के ऊपर पूरा डिस्चार्ज खत्म कर रहा हूँ है ना, अपन लोग इसके लिए अलग से नहीं जाएंगे। और आप लोग मुझे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज, चलो पूछ लूंगा टाइम टाइम पे। अब मैं कम बताने वाला हूँ, आप लोगों को पूरा बताना है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है, कहने से, हाँ बराबर, उधर देख लिया, बोल दिया टर्मिनेशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। कहना है किससे, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी कम टू एंड, पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मतलब बेटा अगर हमने हमारा पार्ट परफॉर्म कर दिया, आपने पैसा दिया पूरा पूरा, आपका काम खत्म, मैंने पढ़ा दिया पूरा पूरा, मेरा काम खत्म, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो क्या ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके भी खत्म किया जा सकता है। अरे ऐसा नो, तो पहला बात क्या हुआ है, बाय परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस दो तरीके के होते हैं, बताओ कौन से परफॉर्मेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। भाई साहब मैं आया ऑन ड्यू डेट पढ़ाने के लिए, बच्चे नहीं आया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आई ट्राइड ना, फ्लिपकार्ट वाला आया गुड देने के लिए, तुमने रिफ्यूज किया, उसने तो ट्राई किया ना, अब ही फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। समझ में आ रहा है, he can take action against you, he can claim the damages, but he need not to perform the contract. Sorted एकदम आराम से इजी है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कम टू एंड और नॉट, आंसर इज यस। क्या नॉन परफॉर्मेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, बोले हो सकता है। कैसा, बोले पार्टी अगर खुद डिसाइड कर लेती है, पार्टी इफ डिसाइड, एक आता है, अब इसके अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर आती है 5 बातें। एक होता है नोवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन गाइस? नोवेशन मतलब कैंसल दी ओन कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी बिटवीन द सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई साहब इन मानो सतीश सर के लेक्चर किसके पास, पीयूष के पास, और पीयूषा किसको देने वाला था, मंजुलिका को, याद आ रहा है? अब मंजुलिका ने पूरे दिमाग चाट डाला था किसका, पीयूषा का, कब दे रहा कब दे रहा कब दे रहा लेक्चर, दिमाग चाटा, कब दे रहा कब दे रहा कब दे रहा। अब ये परेशान हो गया भाई, बोलता है बाबा मैं तेरे को लेक्चर नहीं देता। ओ सतीश सर एक काम करो, आप सीधा लेक्चर दे दो, किसको, मंजुलिका को। बोलने का मतलब क्या है, क्या ना, ऐसे द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सतीश सर एंड पीयूष कम टू एंड, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीयूष एंड मंजुलिका कम टू एंड, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर, किसके बीच में, सतीश सर और मंजुलिका। इन दैट केस डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक कि दिस इज व्हाट नोवेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्टी। बट मानो सतीश सर ने आप लोगों को लेक्चर दिए, कौन से, लॉ के। अब आपको मालूम पड़ा मैं एफएम भी पढ़ाना चालू कर दिया, आप बोले अरे सतीश सर एफएम के भी लेक्चर हमको दो आपके। एक काम करो, आपके लॉ के लेक्चर कैंसिल करो, बहुत सारा कंटेंट तो वैसे फ्री में अवेलेबल है, विच इज मोर डिटेल देन द अदर रेगुलर क्लासेस। हम लोग लॉ उधर से पढ़ लेंगे, आप एक काम करो आपके एफएम के लेक्चर दो, विच इज पब्लिकली नॉट अवेलेबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ठीक है नो वरी, कहने से वी कैंसिल द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड वी एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज लेफ्ट बिटवीन द रिमेन बिटवीन द सेम पार्टी, दिस इज आल्सो नोवेशन। पहला कॉन्ट्रैक्ट लॉ का था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एफएम का है। तीसरा बात एक आता है रिसेशन। बेटा सतीश सर ने और जेनी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, जिएंगे मरेंगे साथ में, अरे आया ना, बाद में सतीश सर को मिली श्रुति मैडम और जेनी को मिले रितेश, अपन ने फिर डिसाइड किया, अपन ने मतलब हम दोनों ने, इस जन्म में अपन लोग एक दूसरे के साथ में कंटिन्यू नहीं करते, अगले जन्म में सोचेंगे। अगले अभी तो मैं जा रहा श्रुति के साथ, वो बोली मैं जा रही
रितेश के साथ, मुझे एक बात बताओ, म्यूचुअली हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया कि नहीं किया? क्या ना दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशन खत्म हुए? जेनी ने ऐसा बोला क्या भाई तू तो फ्री है लेकिन मैं तो आज भी तेरा इंतजार करते बैठूंगी? ऐसा नहीं ना। मतलब दिस इज व्हाट रिसेशन, बोथ पार्टी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली। तीसरा आता है तुम्हारा अल्टरेशन, यू चेंज द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपको मैं बता रहा हूँ, when you cannot negotiate the price you should negotiate the terms, because price will not give the power but terms will give power to you। मतलब supposingly if you are buying the lecture of someone, है ना, अब वो लेक्चर में मानो मैं से बाय कर रहे हो फाइनल के अंदर, अब मैंने मेरे प्राइस रख दिया 10,000 रुपीज कोर्स का। अब आपको पता है सतीश सर को प्राइस के बारे में बोलेंगे, सतीश सर सुनने वाले नहीं है, मैंने वहां पे व्यूज का कंडीशन रखा है 1.5। आप है ना इतना समझो सामने वाले का भी रिक्वायरमेंट है, आप बोलो सर मेरे को बेयर मिनिमम 2 व्यूज दो, समझ में आ रहा है? दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, समझ में आ रहा है? बाकी लोग तो वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जब आप अपनी कंडीशन रखते हो ना, यू क्रिएट योर ओन इंप्रेशन, समझ में आ रहा है क्या? you walk on your own footprint, so it is not a price that give you power, it is your terms that give you powers। Always put terms and condition rather than putting negotiating on price। अब आ जाते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या हो रहा है कि भाई साहब आपने बोला सतीश सर आपके 1.5 लेक्चर का व्यू है ना, मेरे को 2.5 दो, मेरे को 3 व्यूज दो, समझ में आ रहा है क्या? सर आपका लेक्चर हमें 9 महीने के लिए मिलेगा ना, सर मेरे को 12 महीने का वैलिडिटी चाहिए। नाउ वी आर altering the terms and the condition na, contract is remain the same, but if you alter the terms and condition it become what? Alterations। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू बाय मीन बाय रेमिशन। अब एक बच्चे ने मेरे से लेक्चर दिया, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अलाउ किया, एक काम करना 1000 रुपए महीने के देना, बोला ठीक है। देन आई कम टू नो अरे यार उसके घर में कितना प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वही उसके घर को पूरा देखता है और साथ ही साथ में वो मेरा पैसा भी दे रहा है। मैंने उसको बोला सुन रहे तू है ना मेरे को 10,000 मेरे को नको दूं, तो मेरे को 10,000 नको दूं, तो मेरे को सिर्फ 6,000 ही दे, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट रेमिशन, एक्सेप्ट द लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। या फिर मैं उसको बोल रहा हूँ चल अभी पैसा मत देना, जब तू सीए में बन जाएगा, सीए बन जाएगा, सीएस बन जाएगा, जब तू पहली अर्निंग करेगा तब पैसा देना। सर ये थोड़ी ना रेमिशन है बेटा, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। अपना पैसा समय पे वसूल नहीं करना, आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो। दिस इज एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ओनली, समझ में आ रहा है? तो पोस्टपोन करना पेमेंट को। तीसरा वेवर, भाई मेरे को 1 रुपया भी नहीं होना। अब यहाँ पे दोनों पार्टी ऑब्लिगेशन से फ्री नहीं हुई है, रिसेशन में बोथ पार्टी फ्री, मैं रितेश के साथ में, जेनी रितेश के साथ में। यहाँ पर वेवर में क्या हो रहा है, मैंने तो मेरे लेक्चर दिए हैं, मैं फ्री हुआ क्या? नहीं, सामने वाला पैसे देने से फ्री हो गया। अब ध्यान देना, अगर आपको बात करूं रेमिशन इज अ एक्सेप्ट लेसर डिग्री एंड 100% रेमिशन इज अ वेवर, अरे सो नो, and I guess remission and waiver are nothing but a part of alteration only। पहले मैंने 10,000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अब 6,000 में एग्री कर लिया, इट इज अल्टरेशन ना। लोग इसको समझ नहीं पाते। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना। अब कॉन्ट्रैक्ट को दो तरीके से तोड़ा। अब देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट में यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, क्यों? क्योंकि दोनों ने एग्री किया है ना साथ में, और पुराने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हुए हो, तो यहाँ पर आपको डैमेजेस मिलेंगे क्या? अरे बोलो सर यहाँ पे हमें डैमेजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि हम दोनों एग्री कर रहे हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। बट ब्रीच के केस में, ब्रीच के केस में कहना है देयर इज अ इंटेंशन, और वो इंटेंशन क्या है? सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना। कहना है से यू आर गिल्ट फॉर नॉट परफॉर्मिंग ऑफ योर ड्यूटी, इसको बोलते हैं ब्रीच। समझ में आ रहा है? जानबूझ के इंटेंशन रॉन्ग है यहाँ पे, है ना, परफॉर्म नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है अटेम्प्टेड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को क्या करेगा 100 kg मैंगो सप्लाई करेगा एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना 120, लेकिन ऑन ड्यू डेट अगर ए ने बी को मैंगो सप्लाई नहीं किया तो कहना है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। ऑन ड्यू डेट परफॉर्म नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन ये आता है, सुनो, तो बी ने जाके मार्केट में से सी से पैसे परचेस किया मैंगो, कितने रुपए में? मानो 150 रुपीज के अंदर। बी को कितना लॉस हुआ रे? बी का लॉस कितना हुआ?
बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय ए 30 रुपीज ना, नाउ दैट 30 रुपीज विल बी रिकवर फ्रॉम, इससे 30 रुपए वसूल करेंगे नहीं करेंगे? अरे सुनो, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। इसको कौन सा डैमेजेस बोलते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम? अरे बताओ। नहीं। अब मानो मैंने क्या का प्रॉमिस किया था? मैंगो सप्लाई का प्रॉमिस किया था। अब मैंने इसको मैंगो नहीं दिया, इसका ही मतलब इधर बी की वाइफ का नाम बताओ रे, है ना? कुछ तो भी भारी का नाम बताएगा, एकदम भारी वाला, है ना? मुन्नी। बेटा मुन्नी जो है वो क्या है? बी की वाइफ है। अब मुन्नी ने पकड़ पकड़ के मारा किसको? मुन्ना को, मतलब बी को, है ना? क्यों? भाई तूने, तेरे को मालूम था ना आज मेरे को हापूस आम खाने थे, लाया क्या तूने? नहीं। अच्छा, गलती बी का है या गलती ए का है? अब बी क्लेम कर रहा है बेटा मेरे को तो बहुत मार पड़ी, मेरे को डैमेजेस दे। तो क्या इसको डैमेजेस मिलेंगे क्या? मेरे को बहुत मार पड़ी तेरे कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से, विल नॉट गेट अ डैमेजेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस, स्पेशल डैमेजेस। क्या मेरे मैंगो नहीं देने की वजह से तुमको तो 10 तरीके के लॉस हो सकते हैं ना? अरे बोलो हाँ, है ना? इन दैट केस आई एम नॉट लायबल फॉर एवरी काइंड ऑफ डैमेजेस। समझ में आ रहा है? अब वो तेरी बीवी ने मारा, मेरे को मालूम था कि तेरी बीवी तेरे को मारेंगी, नहीं ना? दिस इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। यू विल नॉट गेट अ स्पेशल डैमेजेस, आपको नहीं मिलते हैं। स्पेशल डैमेजेस कब मिलते हैं? मानो बी ने मेरे को बोला था भाई तूने मेरे को 100 kg सप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि मैंने आगे प्रॉमिस किया है डी को कि मैं उसको सप्लाई करूंगा। क्या आपने मेरे को एडवांस में बता के दिया है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है? इन दैट केस अगर मैं सप्लाई नहीं करता हूं, नाउ ही कैन क्लेम द स्पेशल डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस कब मिलता है? जब आप एडवांस में उसको बता दो इसके वजह से क्या क्या पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, देन ओनली यू विल गेट स्पेशल डैमेजेस। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? तो एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? सुनो, एक एग्जांपल फाइनल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हम लोग, मानो 1 अक्टूबर 2023 को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब करना था? 15 तारीख 15/10/2023 को परफॉर्म करना था। और कॉन्ट्रैक्ट कब तक परफॉर्म करना था? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था से फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर। अब मेरे को बताओ, मैंने क्लास शुरू किया तो ऐसा है क्या एक दिन आके कॉन्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा के खत्म कर दिया अपन ने सब्जेक्ट? नहीं ना। क्या ऐसे कंटिन्यूअस नेचर का है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मानो सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट परफॉर्म नहीं किया, इसको क्या बोलोगे? एक्चुअल ब्रीच। ड्यू डेट के पहले बोल दिया मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, इसको क्या बोलोगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ में आ रहा है क्या? एंटीसिपेटरी ब्रीच कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी इंप्लाइड। बेटा कॉल करके बोल दिया कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाला है, एक्सप्रेस। जो गुड्स मैंने तुमको सेल करने का प्रॉमिस किया था मैंने थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, इंप्लाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंटीसिपेटरी ब्रीच समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन ये आता है जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है बिफोर ड्यू डेट, कब होता है? और इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इंप्लाइड। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बताओ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? टू फाइल केस इमीडिएटली, सामने वाले पे इमीडिएट एक्शन लो। मतलब उसने कब परफॉर्म नहीं किया? 15 तारीख का ना, 10 तारीख 10 अक्टूबर 2023 को उसने बोल दिया मैं परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या से यू कैन टेक इमीडिएट एक्शन, बट यू हैव अनदर ऑप्शन। क्या? ऑप्शन नंबर 2, वेट टिल ड्यू डेट। वेट टिल ड्यू डेट। अगर तुमने वेट किया ड्यू डेट तक का, तो इसके केस में 3 चीजें हो सकती है। क्या? पहला, कहने से वो पार्टी परफॉर्म भी कर सकती है, भले उसने नहीं बोला, बाद में वो परफॉर्म भी करे तो बाद में आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने वेट क्यों किया? क्योंकि आपके मन में आशा थी कि सामने वाला परफॉर्म करेगा। अरे समझो एक लड़की के साथ में तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुमने उसको 5 दिन पहले किसी के साथ में देखा। अब देखा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक तो इमीडिएट कैंसलेशन, और एट द एंड यू कैन वेट टिल ड्यू डेट, मैरिज तक। अब तुम मैरिज तक में आए बेटे, तुमको तो गारंटी थी वो नहीं आएंगी, बोले क्यों? मैंने देखा बोले उसको, है ना? बेटा शादी के दिन आपके बाजू में बेटी, अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम नहीं नहीं बोल सकते। क्यों? वेट काय को किया रे ढोकले? अब चाह के भी तू पीछे हट नहीं सकता। यू कैन, अच्छा सुनो,
इन बिटवीन। ऐसे अगर आपको गुड्स सप्लाई करने का प्रॉमिस किया था, उसने कॉल करके बोला मैं नहीं सप्लाई करूंगी, लेकिन ड्यू डेट पे वो सप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, अगर ड्यू डेट के पहले मोदी जी आते थे, बोलते भाई बहनों बोलो जुबान केसरी, बोले आज से बैन, है ना। अब बोलो जुबान नारंगी, पीली, हरी, लेकिन कोई नहीं बोलेगा जुबान केसरी। अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सामने वाला अपने को विमल सप्लाई करेगा, क्या अब वो सप्लाई कर सकता है क्या? नहीं। तो कहने से इम्पॉसिबल टू परफॉर्म भी हो सकता है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, आई कैन टेक एक्शन एंड आई कैन क्लेम द डैमेजेस। बट अगर मैं वेट कर रहा हूँ ड्यू डेट तक का, ड्यू डेट के बीच में वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, आई कैन नॉट क्लेम द कॉम्पेंसेशन। अरे नहीं, तूने तो वो इम्पॉसिबल होने के पहले बोल दिया था तू परफॉर्म नहीं करेगा, स्टिल तूने वेट क्यों किया? सो इफ यू वेट, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, दे मे रिकंसिडर टू परफॉर्म, दे मे क्लेम द डैमेजेस। समझ में आ रहा है? यस और नो? और दे मे नॉट परफॉर्म। अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, मतलब नाउ यू गाइस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोस्त। अब आता है क्वेश्चन तीसरा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब यहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, लॉ के कारण के वश, कारणवश कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज, वन बाय वन डेथ। बेटा मुआज को राखी ने बोला था तुझसे शादी करूंगी, है ना। अब राखी गई 12 के भाव में, निपट ली बोले, है ना। इन दैट केस क्या मुआज उसके भूत से शादी करेगा क्या? टेल मी फास्ट, आंसर इज नो। तो कहने से कॉन्ट्रैक्ट कम टू एंड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द इंसॉल्वेंट पर्सन, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना। कॉन्ट्रैक्ट विल, द मोमेंट ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एंड। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा, मर्जर ऑफ सुपीरियर इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट। देयर इज अ मिस्टर ए, इसने अपना घर किसको दिया था रेंट पे? मिस्टर बी को। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बी उसको क्या दे रहा था हर महीने में? रेंट दे रहा था। बाद में बी ने इस घर को क्या कर लिया? परचेस कर लिया। बी क्या बन गया? ओनर। जैसे ही वो ओनर बन गया, ये एग्रीमेंट था मानो 2 साल का, और 1 साल के बाद में घर परचेस कर लिया। अब ये बोलता अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आपने तो एग्रीमेंट 2 साल का है ना, चल तू आज भी मेरे को रेंट दे। अबे एड़े पागल हो गया क्या? खुद का प्रॉपर्टी और तेरे को रेंट दूं क्या? कैन आई से द मोमेंट यू बिकम ओनर दिस एग्रीमेंट विल कम टू एंड? अरे सो नो। और लास्ट क्या होता है? मटेरियल अल्टरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पार्टी। मैंने आपको चेक दिया कितने का, और ऐसे लिखा था 8,000, है ना। अब तुमने क्या किया, मस्त इधर एक जीरो लगाया, इधर ऐसा लिखा, और इधर ऐसा कर दिया। दिस इज मटेरियल अल्टरेशन विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर पार्टी। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आवर कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एंड एंड आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। समझ में आया? कैन आई सी वी आर डन विद द डिस्चार्ज चैप्टर? अरे सुन नो, अब आता है लास्ट वाला पॉइंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा सुनो, एक होता है इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना कैसा है? इम्पॉसिबल है। अब इसमें 3 सिचुएशन है। क्या? अननोन टू बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी को नहीं मालूम है। सपोजिंगली मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं मेरा फोन आपको सेल करूंगा, आई एम नॉट अवेयर कि मेरा फोन तो मेरे वाइफ के पास है, उस पर जेनी का कॉल आया, उसने गुस्से से फोन फोड़ दिया। आई वॉज नॉट अवेयर। आपको पता है क्या? आपको भी नहीं पता है। क्या ऐसे इम्पॉसिबल एग्जिस्ट इवन बिफोर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। समझ में आ रहा है? दूसरा, नोन टू बोथ पार्टी, नोन टू बोथ पार्टी, है ना। मैंने बोला तुम मेरे को 2 करोड़ दो, मैं इधर से जब मारेंगा सीधा मुंबई में मिलेंगे। तुमको भी मालूम ये बना रहा है, और मेरे को भी मालूम मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ वो मत पूछो, है ना। अब नाम लिखा रहता है। अब ऐसे वाले केस में मुझे बताओ, क्या ऐसे दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड? अरे यस और नो? दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे अननोन टू बोथ पार्टी है ना। अगर तुमने मेरे को कुछ पैसा एडवांस में दिया होगा तो उसका मिलता है रिस्टोरेशन, तुमको रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने मेरे को पैसा दिया होगा तो रिस्टोरेशन नहीं मिलता। मतलब अरे भाई अपन लोग एड़े हैं, मैं बोला मृत व्यक्ति को जीवित करूंगा, दो 1 करोड़, तुमने दिए 50 लाख रुपए, आई एम नॉट लाइबल टू गिव यू बैक। समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज दोनों को मालूम है ये फालतू वाला प्रॉमिस है ना। तीसरा, नोन टू वन पार्टी। भाई साहब एक पार्टी को पता है, दूसरे पार्टी को नहीं पता है, तो क्या ना ऐसे दिस इज अ केस ऑफ फ्रॉड। और ऐसे वाले केस में
जो पार्टी को नहीं पता है दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द पार्टी जिसको पता है या जिसको पता होना चाहिए था। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ। लास्ट वाला अब आता है सुपर विनिंग। ये तो क्या था, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुपर विनिंग मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था क्या, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो क्या बन जाता है, किसी इवेंट के वजह से इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर इम्पॉसिबल बिकॉज इलीगैलिटी, इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्टेन इम्पॉसिबल मतलब इलीगल टू परफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? अब एक तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लीगैलिटी भी हो सकती है। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ। अब इसके ना कुछ केसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है क्या इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आ जाओ। हाँ ये केसेस देखो। व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? मुझे एक बात बताओ, एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्या ना इससे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएंगे। अरे याद आता है वानखेड़े स्टेडियम, मेरे को जगह नहीं मिली बैठने के लिए, बाजू में एक होटल है जो बोलते हैं कि हमारे इधर से सीधा सीधा दिखता है आपको, साथ में आपको ये भी देते हैं हम लोग हैं दूरबीन वगैरह, मतलब बहुत बढ़िया। अब मैंने बुक काय के लिए किया होटल, मैच देखने के लिए, और मैच ही कैंसिल हो गया। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट कम टू एंड, दिस इज कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक मुआज और राखी ने शादी रखा था जेडब्ल्यू मैरियट में, जेडब्ल्यू मैरियट को आग लग गई राखी का नाम सुनने के बाद में। हॉट है ना? कुछ भी सर, ऐसे मजाक नहीं कर रहा मैं, है ना? किसी भी कारणवश आग लग गई, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एंड बिकॉज एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। लेकिन पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज नॉट मीन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल उस होटल में मेरे दो काम थे, एक मेरे को मीटिंग रखना था कॉन्फ्रेंस, और दूसरा था मेरे को मैच देखना था। मैच कैंसिल हुआ लेकिन मीटिंग तो अभी भी रख सकता हूँ ना। दिस इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर होने की वजह से अब गुड सप्लाई करना महंगा गिर रहा है, कमर्शियल डिफिकल्टी आ रही है, रूट को चेंज करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। याद आ रहा है ना कि भाई वो जो कंट्री, हम जो रूट था ना, वो कंट्री के साथ में तुम्हारा वॉर है, वो तो आने ही नहीं देते, दूसरे रूट से दूसरे आना तो आज भी पड़ेगा। अच्छा स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया फैक्ट्री के अंदर, दिस इज नॉट सुपरवीनिंग। ये तो तुम्हारा गलती है ना कि स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा क्या, नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ द थिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो हो गया अपना। यहाँ पे आ जाओ, पार्शियल फेलियर इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पार्ट। हाँ, और अगर इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट आ रहा है, मैंने फोन आपको बोला था प्रॉमिस, याद आ रहा है ना भाई, वो सीए वाला एग्जांपल, हेलो गुस्से में बात करना, फोन फोड़ देना, है ना? मैंने आपको बोला मैं आपको फोन सेल करूंगा अगले 10 दिन में, अब इन बिटवीन मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, याद आ रहा है, और मैंने गुस्से में फोन फोड़ दिया। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ना, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हुआ, बट बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ माइंड ना, दिस इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, आई एम लायबल टू कॉम्पेंसेट यू गाइस। समझ में आ रहा है? वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब क्या रह गया? अब हो गया अपना पूरा चैप्टर। ब्रिज, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेमेडीज। क्या बोलते हैं उसको? रेमेडीज। अब रेमेडीज कितने तरीके की होती है? सबसे पहले आता है बच्चों, डैमेजेस कवर कर लेते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। डैमेजेस 5 तरीके के। सबसे पहला जनरल डैमेजेस, मतलब बेटा 100 kg एप्पल 100 रुपीज में सप्लाई करने का प्रॉमिस किया था, मैंने सप्लाई नहीं किया, इन दैट केस उसने मार्केट से कितने रुपए में लाया, 120, तो ओवरऑल उसको मोटा मोटी कितना लॉस हुआ? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड नॉर्मल डैमेजेस। क्या ये उसका अधिकार है वसूल करना? हाँ। दूसरा होता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस तुमको पता है ना, वैसे मैं स्पेशल डैमेजेस देने के लिए लायबल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे को पहले से बता दिया रहता था कि भाई मेरे को आगे सप्लाई करना है, नाउ आई एम लायबल टू गिव स्पेशल डैमेजेस। मैंने आपको बोला था क्या, 100 kg एप्पल 100 रुपीज के केस में। समझ में आ रहा है? और तुमने आगे शिवम को प्रॉमिस किया था कितने रुपए में देंगे, 150 रुपए में। अब मैंने परफॉर्म नहीं किया, तुमने मार्केट में जाके 120 रुपए में लेके आया, हाउ मच आई एम लायबल टू यू, हाउ मच आई एम लायबल टू यू, 20 रुपीज ना। अरे बोलो यस और नो। अब क्वेश्चन ये आता है,
तुम बोलते भाई मैंने मार्केट से नहीं लाया, शुभम ने मेरे ऊपर केस फाइल किया, उसने मेरे से 50 रुपए लिया, वॉट एवर, हाउ मच आई एम लायबल टू यू? 20 रुपीज, जितना मार्केट में मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं। बट अगर तुमने मेरे को नोटिफाई किया रहता था द स्पेशल सर्कमस्टांसेस कि मेरे को आगे शिवम को सेल करना है, समझ में आ रहा है? और अगर अब मैं ब्रिज करता हूँ, नाउ आई एम लायबल टू मोर देन नॉर्मल डैमेजेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही एक केस हुआ था, ये केस स्टडी है। देखो, एक कंपनी है, कंपनी की एक मशीन है, वो मशीन जो है वो खराब हो चुकी है, उसको रिपेयरिंग के लिए भेजना है। तो शिपमेंट वाले को बोला कि मेरे को, तेरे को कितना दिन लगेगा? उसने बोला मेरे को ज्यादा में ज्यादा कितना दिन लगेगा? 2 दिन। अब वो गया, बीच में उसके ससुराल लग गए। अब ससुराल में जाने से एक दिन में काम नहीं होता, तुमको थोड़ा दिन रुकना पड़ता। तुम रिटर्न कितने दिन के बाद में आए रहे, है ना? 5 दिन के बाद में। अब ये कंपनी क्या बोलती मालूम है क्या? कि भाई तू लेट किया, तूने कितने दिन में बोला था? 2 दिन में, और तूने लेट किया, इसके वजह से मेरा फैक्ट्री बंद था। मेरे को 4 लोगों के ऑर्डर मिलने वाले थे, वो नहीं मिले। मेरे वर्कर को फुकट का सैलरी दिया, मेरे को सब कुछ दे। आई एम नॉट लाइबल, आई एम ओनली लाइबल 3 दिन की मशीन नहीं था ना, मैंने 2 दिन बोला था, 3 दिन मैंने ऊपर लिया ना, 3 दिन मशीन नहीं था। इस मशीन के वजह से तेरे को नॉर्मल लॉस, प्रोडक्शन में कितना लॉस हो रहा है, उतना ही मैं लाइबल हूँ। एक्स्ट्रा आई एम नॉट लाइबल। एक्स्ट्रा में लाइबल कब रहूंगा? जब अगर तूने मेरे को स्टार्टिंग में ज बता दिया रहता, देन ओनली आई लाइबल, अदरवाइज आई विल नॉट लाइबल। स्पेशल डैमेजेस समझ में आया? बस यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अभी आता है देखो विंडक्टिव डैमेजेस और एग्जाम्पलरी। मतलब ये इमोशनल सेंटिमेंट से लेके, किसी ने तुम्हारे साथ में शादी करने का प्रॉमिस किया और बाद में मैंने श्रुति मैम से प्रॉमिस शादी कर लिया। इन दैट केस किसकी फीलिंग हर्ट हुई रहे? जेनी की। नाउ शी वांट टू सेट द एग्जांपल कि लोगों ने हमारे साथ में बुरा किया, हमारे इमोशन को हर्ट किया। दिस काइंड ऑफ डैमेजेस कॉल्ड विंडक्टिव डैमेजेस और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। समझ में आ रहा है? दूसरा, बैंक ने, अब ये नाम जान दो, कुछ नहीं होता, अनअकैडमी ने मेरे को दिया चेक, है ना? मेरे को चेक मिलने के बाद में किधर जाके डिपॉजिट करेगा? बैंक में। चेक मात्र था बच्चों कितने रुपए का? 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक चेक था 1000 रुपए का और चेक था 2 CR का। समझ में आ रहा है? अब बैंक ने रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया, मतलब अनअकैडमी के पास पैसा था नहीं था? पैसा था, लेकिन बैंक से गलती से क्या हो गया? चेक डिसऑनर हो गया। इन दैट केस गलती किसका? बैंक का। अरे यस और नो? क्वेश्चन ये आता है, अगर चेक 2 करोड़ का होता, तुमको क्या लगता है किसका रेपुटेशन खराब हुआ? कि अरे इनके बैंक में पैसा नहीं है, चेक डिसऑनर हुआ, चेक बाउंस हुआ, आई कैन टेक अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है, कौन कॉम्पेंसेट करके देगा अनअकैडमी को? बैंक। क्वेश्चन ये आया कि भाई साहब कॉम्पेंसेशन अमाउंट कब बड़ा रहेगा, इन केस ऑफ 2 करोड़ का चेक या इन केस ऑफ 1000 रुपीज का चेक? बेटा कॉम्पेंसेशन अमाउंट बड़ा होता है इन केस ऑफ स्मॉलर चेक। क्यों? अबे 2 करोड़ का चेक डिसऑनर होना बड़ी बात है, मतलब ठीक है भाई 2 करोड़ छोटा अमाउंट है क्या? 1000 रुपए का चेक नहीं हुआ, अबे इज्जत का फालूदा है। अबे 1000 रुपए नहीं बोले इनके अकाउंट में। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लोअर द अमाउंट ऑफ चेक, हायर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस एंड द कॉम्पेंसेशन। एग्जाम्पल समझ में आया? सेंटिमेंट हर्ट हो रहे, रेपुटेशन खराब हो रहा है। तीसरा आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मतलब तुमको लॉस नहीं हुआ, मैंने 100 kg में प्रॉमिस किया था तुमको सप्लाई करेगा, मैंने ब्रिज किया, तुम मार्केट में गए, तुमको 80 में मिला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट टूटने से तुमको ज्यादा फायदा हो गया। अब लेकिन रवि बोलता है सर मेरे को फायदा हुआ बात छोड़ो, लेकिन तुमने गलत किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुमको आज मैं बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा, तो गलत एग्जांपल सेट होगा कि नहीं होगा? बोले आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इसने एक्शन लिया, भले इसको लॉस नहीं हुआ, फिर भी इसने एक्शन लिया। कोर्ट बोलता है सतीश चल इसको 10 रुपए पे कर। दिस इज व्हाट कॉल्ड नॉमिनल डैमेज फॉर नेम सेक, फॉर नेम सेक। अच्छा कंपनी कोर्ट 1 रुपया भी देने को बोल सकती है, कितना? 1 रुपया भी देने को बोल सकती है। और एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ, डैमेजेस फॉर द डिटोरिएशन कॉज बाय डिले, फिजिकल गुड्स या कमर्शियल वैल्यू खत्म होना, तो बच्चा कौन लायबल रहेगा? एसडीबी ऑर्डर बिफोर दिवाली कंपनी को। बिग ब्लास्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैंने बोला फायर क्रैकर्स मेरे को अवेलेबल करा देना, सामने वाले ने फायर क्रैकर्स दिए दिवाली के बाद, डिले की वजह से मेरा कमर्शियल वैल्यू लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हु इज गोइंग टू बी लायबल? द कंपनी इज गोइंग टू बी लायबल। दिस डैमेजेस इज कॉल्ड डैमेजेस फॉर डिले। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं ना कि मैंने मार्केट से लिया वगैरह, मार्केट से लिया रहता तो नॉर्मल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस वो रहते थे। यहाँ पे जो डैमेजेस मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। समझ में आ रहा है? डैमेजेस फॉर डिले।
एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ? अब इसके बाद में तुम्हारा लास्ट पॉइंट आता है, ये समझो, बाद में चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को यही नहीं समझ में आता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाला पॉइंट। अगर तुम्हारे डैमेजेस पहले से ए और बी, अब देखना काफी बार क्या होता है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते तो एग्रीमेंट बनाते क्या, और एग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा रहता है कि अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को किया ब्रीच, तो उसको एक्स वाई जेड अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्या अमाउंट पहले से फिक्स है कितना देना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस, इसी को दूसरा नाम है लिक्विडेटेड डैमेजेस, और या इसको बोलेंगे पेनल्टी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनने में गलत क्या लग रहा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी? लिक्विडेटेड डैमेजेस गलत, पेनल्टी लग रहा है ना। लिक्विडेटेड डैमेजेस कब बोलेंगे, जब अप्रोक्स अमाउंट का आपने लिखा है, मतलब चांसेस है लॉस होने का 10-12 हजार रुपए का, और तुम बोल रहे हो कि भाई तेरे को 15,000 देना पड़ेगा। सिमिलर अप्रोक्स है ना, 10,000 का लॉस हो रहा है 15,000 देना पड़ेगा, 10,000 का लॉस हो रहा है 8,000 देना पड़ेगा, तो नियर अबाउट अमाउंट है ना। 1 लाख का लॉस हो रहा है 90,000 देना पड़ेगा, 95,000 देना पड़ेगा, 1,10,000 देना पड़ेगा, अप्रोक्स है ना। लेकिन लॉस होने वाला है 1 लाख रुपए का, तो मैं बोल रहा हूँ अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तेरे को 5 लाख देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड पेनल्टी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुमको ना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा व्हाई लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों बोलते हैं। अब मैडम जी आपका नाम क्या बोला था आपने? साई, सही ना कि साई? सही, साइली। बच्चों ये है कौन? ये वो है ना, एक आधा मस्त गाना, ये डांस कर रही थी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। बच्चों इधर से कुत्ता भगता आया, वो कुत्ते ने क्या किया, काट लिया किसको? साइली को, पैर को काटा, टेंशन नको लो। अब ऐसे वाले केस में मेरे को एक बात बताओ, कुत्ता किसका था? कुत्ता, कुत्ता अपना वैभव का था, इसके हाथ में सिर्फ धागा रह गया कुत्ते का, और कुत्ता साइली के पास जाके चिपक गया, बाइट लिया ना। इट्स नॉट अ लव बाइट, है ना, कुत्ता वाला डॉग। अरे मतलब कुत्ते वाला बाइट था ये, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको क्या क्या नहीं झेलना पड़ेगा अपनी जिंदगी में? क्या इसको 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे? अरे बोलो हाँ या ना। बाद में इसकी 14 दिन की क्लासेस गई कि नहीं गई? अच्छा मानो ये पार्ट टाइम जॉब करती थी तो इसका पेमेंट भी गया कि नहीं गया? कितना बड़ा लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? डॉग बाइट। डॉग बाइट। कौन लाइबल है? वैभव इज लाइबल। क्यों? क्योंकि वैभव के वजह से गलत हुआ ना, वैभव के कुत्ते की वजह से गलत हुआ ना। अब डोंट यू थिंक शी विल आल्सो क्लेम द डैमेजेस? शी विल आल्सो क्लेम द डैमेजेस, यस और नो? लेकिन यहाँ पर जो ये डैमेजेस क्लेम कर रही है, क्या इनके साथ में पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, देख वैभव मैं जाऊंगी, फिर मैं डांस करूंगी, फिर तेरे कुत्ते का पट्टा तूने छोड़ देना, वो मेरा आगे क्या लेगा, बाइट लेगा, है ना। और उसके बाद में क्या करूंगी, मैं तेरे ऊपर केस फाइल करूंगी और तुम्हें को 10,000 रुपए देना, ऐसे पहले से बोल के रहता क्या रहे? दिस इज कॉल्ड व्हेन द अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड बाय द पार्टी, दिस इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। समझ में आ रहा है क्या? So when the party already decided the amount, it is called prefix damages. अगर अमाउंट अप्रोक्सीमेट होगा तो कॉल्ड लिक्विडेटेड, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, अनरीजनेबल होगा तो कॉल्ड पेनल्टी। इंडिया के बाहर तुम बोले तुम लिक्विडेटेड लिखो, इन लिक्विडेटेड लिखो, हम लोग पेनल्टी को नहीं मानते, हम सिर्फ लिक्विडेटेड को मानते हैं। लेकिन इंडिया क्या बोलता है सुनो, लिक्विडेट समझ में आया ना, रीजनेबल एस्टिमेट। अरे सुनो, अनलिक्विडेटेड क्या होता है? आर्बिट्रेटरी फिक्स अमाउंट, मतलब अपने मन से कितना भी फिक्स करो। इंडिया इंग्लिश लॉ बोलता है लिक्विडेटेड वैलिड है, पेनल्टी वैलिड नहीं है। इंडिया के बाहर इंडिया वाला बोलता है बेटा तू लिक्विडेटेड लिख या पेनल्टी लिख, मैं तेरे को उतना देंगे जितना रीजनेबल है, लेकिन मैक्सिमम अप टू पेनल्टी अमाउंट। इसका मतलब क्या है? दो एग्जांपल, मैंने डैमेजेस कितना डिसाइड करके रखा था, फिक्स कितना किया था, फर्क नहीं पड़ता लिक्विडेटेड बोलो या पेनल्टी बोलो, कितना फिक्स है? 1 लाख। एक्चुअल लॉस कितने को हुआ? मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट, है ना, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा, हमने अमाउंट कितना फिक्स किया था? 1 लाख। एक्चुअल लॉस कितने को हुआ? 70,000। आपको कितना मिलेगा? 70,000। यू विल गेट अ रीजनेबल अमाउंट बट नॉट मोर देन द अमाउंट फिक्स बिटवीन यू। समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन ये आता है
बट इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिक हित का है, मतलब आपको बोला था जैसे सियागढ़ रोड जो है अभी वहां पे फ्लाईओवर बन रहा है ना, दिस इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब वहां पे मानो गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन्होंने उसको बोला था कि अगर आपने बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आपको 50 करोड़ का क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया, कितना किया, शुरू किया, कितने दिन काम किया, 1 महीना काम किया, और बाद में इन्होंने बोला कैंसिल। उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए मेरे शादी के समय में शुरू हुआ था वो, है ना, आज के 2 साल, 2.25 साल हो रहे उसको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 3 एक साल चलता है कि नहीं चलता है आराम से, फ्लाईओवर बनने का पूरा रास्ता वो कर रहे हैं, फ्लाईओवर से कन्वर्ट कर उनमें ले रहे हैं, एक ही महीना, मतलब बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, छोटा सा परफॉर्म किया, बहुत ही छोटा ना, 1 महीने में क्या ही तो होता है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल, एक्चुअल लॉस कॉज इज ओनली 2 करोड़, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा था, 50 करोड़। वो कंपनी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कितना लायबल है, 2 करोड़ या 50 करोड़, 50 करोड़। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में यू आर लायबल फॉर पेनल्टी अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट एक्चुअल लॉस कितना हुआ। समझ में आया क्या? सो बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट में होता है ना वो काम। समझ में आया? बच्चों मुझे बताओ, डैमेजेस खत्म हो गए। पहला डैमेजेस कौन सा है, 100 का 120 में लिया 20 रुपए। स्पेशल डैमेजेस यू विल नॉट गेट, ओनली यू विल गेट इफ यू गिव नोटिस इन एडवांस। तीसरा नॉमिनल डैमेजेस 10 रुपए, 1 रुपया, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, जस्ट टू सेट अ एग्जांपल कि तूने गलत किया है। एग्जाम्पलरी विंडिक्टिव, शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज वाला, या फिर चेक डिसऑनर वाला कॉन्ट्रैक्ट। प्रीफिक्स डैमेजेस, लिक्विडेटेड और पेनल्टी। इंडिया में बोलते हैं लिक्विडेटेड लिखो, पेनल्टी लिखो, मिलेगा कितना, रीजनेबल, बट मैक्सिमम कितना, जितना अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है ना। बट अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो पेनल्टी अमाउंट लायबल। उसके बाद में डिटोरिएशन कॉज बाय डिले, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम, नॉट इवन अ सिंगल नारायणी सिन्हा, बहुत बढ़िया। मैं इतना लेट क्यों देखता हूँ उनके मैसेज, पढ़ाने में इन्वॉल्व होता हूँ ना, इसलिए टेंशन नको लो। इसके अलावा एक होता है रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, कॉन्ट्रैक्ट विल पुट टू एंड। समझ में आ रहा है? तुमने परफॉर्म नहीं किया, बोला जानते रहे छोड़ना, है ना। अनलेस यू रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट यू आर नॉट कैंसिलिंग कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी इच्छा है, आज परफॉर्म नहीं, कल करेगा, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया अपने तरीके से, अपने एंड से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया क्या, नहीं, यू कैन नॉट क्लेम दी डैमेजेस। फर्स्ट यू आर सपोज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर सपोज टू पुट द कॉन्ट्रैक्ट इनटू एंड and then take a damages वाला benefit. If you don't resign, you cannot claim the damages. समझ में आ रहा है? तुम damages ले रहे बोल रहे, तू परफॉर्म भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या आइडिया बने, है ना। तीसरा क्वांटम मेरिट, एज मच एज यू परफॉर्म, जितना तुमने काम किया उतना तो तुमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अरे मेरे को बोला था पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना, मैंने आधा सब्जेक्ट पढ़ा दिया और बाद में बोले सतीश सर आप मत पढ़ाओ, तो आधा पढ़ा है तो आधा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसकी कुछ कंडीशन है, क्या कब मिलेगा, पहले एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, वी आर नॉट अवेयर। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, हमने मतलब मानो मेरे को तुमको पढ़ाना था, मैंने 3 महीने पढ़ाया, बाद में क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन कोविड वगैरह आ गया, बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, वॉट एवर द रीजन, जितना, अब वो बच्चे कैंसिल कर दिए तो मैं किसको पढ़ाएगा, किसको नहीं ना, वॉइड हुआ कि नहीं हुआ, इन दैट केस कैन आई से आई विल गेट एटलीस्ट हाउ मच आई टीच, अरे सुनो, जितना पढ़ाया उतना मिलेगा। दूसरा, व्हेन समथिंग डन विदाउट इंटेंशन टू ग्रेटिट्यूड, मैंने है ना चैरिटी में नहीं पढ़ाया था, मेरा इंटेंशन था तुमको पढ़ाऊंगा और पैसे लूंगा, तो मेरा इंटेंशन पैसे लेने का है, तो जितना पढ़ा है उतना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। व्हेन वन पार्टी अबेंडन और रिफ्यूज, आपने मुझे रिफ्यूज किया है, नाउ मैंने जानबूझ, मैंने खुद होके बोला मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरे को जितना पढ़ा है उसका पैसा दो, एड़ा है कह रहे, तू कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, जो पार्टी डैमेजेस मांग ली उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, नहीं होना चाहिए। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, मतलब आधा सब्जेक्ट पढ़ा है ये तो समझ में आ सकता है ना, डिविजिबल है कि नहीं है, तुमने बोला मेरे को भिन्न बना के दो, मतलब ऐसा एक अपर स्लैब लगा के देना है, साइड में स्लैब लगाना है, ऐसा है ना, और सामने भी लगाना है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर करा दिया, पीछे बना दिया, सामने का बाकी है ना, तुम बोले अब आगे परफॉर्म मत करो, लेकिन जितना किया उतना देंगे कि नहीं देंगे, अरे सुनो, अच्छा मैंने स्लैब बना के दिया, लेकिन ऐसा बना के दिया कि ऐसा किसने बुक्का, छोटा बच्चा है उसने ऐसा बुक्का मारा, दुम, गड्ढा, बोले वाह भाई काम किया, लेकिन क्या बुरे तरीके से काम किया, बोले पढ़ाया नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है, क्या गंदे तरीके से पढ़ाया ना, बोले मजा आ गया। समझ में आ रहा है क्या? इन दैट केस परफॉर्म होली बट बैडली, इन दैट केस
डिडक्शन लो लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, इतना गंदा कौन पढ़ाता। समझ में आ रहा है क्या? खत्म। सूट फॉर इंजंक्शन, भाई साहब सामने वाले को रोको, मतलब मेरे साथ में प्रॉमिस किया था 3 साल के लिए मेरे पास पढ़ाएगा, अब तुमने बीच में से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, समझ में आ रहा है? 2 साल के बाद में 1 साल के तक तुम किसी और के साथ में पढ़ा नहीं सकते हो। मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का हुआ है? 3 साल का हुआ है, समझ में? उसके हिसाब से मैंने आपको कॉम्पेंसेशन भी दिया था, सैलरी भी डिसाइड किया था, समझ में आ रहा है? सो स्टॉप फ्रॉम डूइंग, स्टे ऑर्डर बोलते हैं इसको। कंगना राणावत का एग्जांपल दिया था घर तोड़ते हुए, उसने बोला था स्टे ऑर्डर, जितना तोड़ा उतना तोड़ा है, उसके ज्यादा आगे तोड़ने मत दो। डिगिंग डाउन वाला एग्जांपल दिया था मेरे घर के नीचे, इफ यू रिमेंबर, गड्ढा बना रहा था स्टेयर के नीचे, मैंने बोला भाई क्या कर रहा है? बोले सर आपको जिंदगी में नीचे गाड़ने के लिए गड्ढा बना रहा हूँ। मैं इधर जंप किया, मैं गया कोर्ट के पास में, कोर्ट को बोला स्टे ऑर्डर दो, जितना गड्ढा बनाया वो ठीक है, इसके नीचे और बनाने हैं, रुको दो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, गांधी जी का चश्मा याद है ना? अरे यस और नो? अब गांधी जी का टार्जन मूवी एग्जाम्पल याद है कि भाई सामने वाले ने प्रॉमिस किया था कार सेल करूंगा, अब मेरे को प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए में, पप्पा की कार थी, काफी समय से मिल नहीं रही थी, स्क्रैप में मिली, कितने में? 1 लाख रुपए में। तुम्हारे पास कोई पर्सन आता है 10 लाख रुपए में लेके जाता है, मुझे एक बात बताओ तुमको क्या अच्छा लगेगा? 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। मैं बोलूंगा सुनो, तुम बोलेंगे हम तेरे को 5 लाख रुपए देते उसमें से, बोलूंगा मनी इज नॉट एडुकेट कंसिडरेशन, वो कार के साथ में मेरे इमोशन अटैच है, आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, यू आर सपोज टू डू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? आंसर इज नो। वी आर डन विद द चैप्टर। ए बाबा, कॉजी कॉन्टीजेंट इज लेफ्ट, फटाफट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बट इसका परफॉर्मेंस डिपेंड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ, बस हो गया क्या? ठीक है खत्म। कल मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल गोज अप टू 6 days। समझ में आ रहा है? बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी एंड गारंटी। मैं मानता हूं कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, वेदर यू गाइज आर एग्री और नॉट आई डोंट नो, बट मैंने मेरा 100% दिया हुआ है, नहीं तो एट इंटर लेवल इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ मैं। मेरे को एक बात समझ में आ गया, जो दिसंबर वाला बैच हमारा बड़ा होता है, जून वाला, उसमें मेरे को इतना डिटेल में पढ़ाने का जरूरत नहीं होता है, बट फिर जो तुम्हारा बैच होता है जून के बाद वाला, दिसंबर वाला, उसमें सारे चेहरे ऐसे नए नए होते हैं जो फाउंडेशन में वैसे पढ़े हुए हैं नहीं है, तो आई एम सपोज टू टीच देम इन डिटेल। और पेन ड्राइव क्लासेस में जो लेक्चर जाएंगे वो ये वाले क्लास के जाएंगे, डिटेल वाले। भाई तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो 6 घंटे में पूरा इंडियन कॉन्टेक्ट मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लो, खत्म विषय। चलो थैंक यू सो मच गाइस।